हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। पक्का एक प्रश्न। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक प्रश्न के लिए इतना इतना समय नहीं है। प्रश्न एक ही है जो कि आपका सिलेक्शन करवा देता है, और प्रश्न एक ही है जो कि आपको सिलेक्शन से बाहर कर देता है। जो बच्चे एक एक नंबर से रहे हैं या एक नंबर ज्यादा जिसकी वजह से पास हुए, उनको एक प्रश्न की अहमियत पता है। इसमें PYQ आए हुए प्रश्न और मेरे द्वारा बनाए हुए प्रश्न किन किताबों से, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबों, 4 किताबों में इससे संबंधित मैटर मिलता है। सभी के मैंने वस्तुनिष्ठ तैयार कर लिए। जितनी चीजें बोलूं या जितनी पढ़ाऊं उसके अलावा एक भी बात बाहर नहीं पढ़नी। यहां से आएंगे प्रश्न, पक्का है, गारंटी गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा है कि प्रश्न सिलेबस के नीचे लिखा है 2024-25 की किताबों से पूछेंगे, और मैंने 2024-25 की किताबों में कोई बात छोड़ी नहीं, इसमें सारी डाल दी। 3-4 किताबों का सार है भारतीय संविधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। देवियों और सज्जनों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार को परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग के गठन का अधिकार है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर। अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 324 या इनमें से कोई नहीं। क्या आप लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? जाइए जल्दी जल्दी बताइए। इसका ठीक उत्तर है अनुच्छेद 324 में क्या है भाई? इसमें किसकी जानकारी है? इसमें जानकारी है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है? राजस्थान अपने भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है भाई? 3 सदस्य होते हैं कि? और राज्य वाले में, राज्य निर्वाचन आयोग में कितने हैं? राज्य वाले में 1 सदस्य होता है। वो आगे बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका ठीक उत्तर है अनुच्छेद 82। अब आपने इस बात पर आना है कि ये जो परिसीमन आयोग है इसका क्या काम है। इसको मैं अगर हटाऊं तो इस पे जल्दी जल्दी परिसीमन आयोग से संबंधित जो बातें हैं, परिसीमन आयोग के कार्य क्या है? परिसीमन आयोग क्या करता है? लोकसभा प्लस विधानसभा, विधानसभा जो क्षेत्र है ना, कि मान लो अभी अभी आपको पता है जिले चेंज हुए, कुछ भी हुआ, आपको ओल्ड वाले पढ़ने हैं। 41 वाला भी मसला देखना आगे पीछे होगा। जो बुक छापने वाले हैं 52, 51, 50 के अनुसार छाप दी, 41 के अनुसार आ गई, आप वो पढ़ते रहते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑथेंटिक जब सीमा का निर्धारण हो जाएगा फिक्स। और चुनाव के दृष्टिकोण से लोकसभा क्षेत्र आपको पता है बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, तो उसमें कौन कौन सी जगह, कई एक लोकसभा क्षेत्र में 2-2 जिलों के, अलग अलग जिलों के भी आ जाते हैं। तो वो जो उसकी सीमा का निर्धारण करना है लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में, वो जो निर्धारण करना है वो कौन करता है? वो करता है परिसीमन आयोग। अच्छा, दूसरा प्रश्न, ये परिसीमन आयोग किस आधार पर इसका निर्धारण करता है विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के एरियाज का? वो आधार क्या होता है? आधार होता है जनसंख्या। क्या आधार होता है जी? आधार होता है जनसंख्या। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जनसंख्या आधार होता है। अब हमारे दूसरा प्रश्न ये आ जाएगा, तो अब जो जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या को आधार मानते हुए राजस्थान में लोकसभा विधानसभा का जो परिसीमन आयोग ने जो क्षेत्र डिसाइड किया हुआ है, तो कौन सी जनसंख्या को? 2001 की जनसंख्या को आधार मानते हुए जो है सीमा क्षेत्र निर्धारित किया है चुनाव का, कि इतने एरिया का ये लोकसभा क्षेत्र, इतने एरिया को मिला के ये विधानसभा क्षेत्र। आपको पता है एक विधानसभा क्षेत्र में 2 तहसीलें भी आ जाती हैं, 2 तहसीलें भी होती है। लोकसभा क्षेत्र में एक जिले की तहसीलें, दूसरे 2-3 जिलों की तहसीलें मिलाकर भी, अपने जो है लोकसभा क्षेत्र में अनूपगढ़ से आगे वाले बीकानेर लोकसभा में चले जाते हैं ना, उस तरह से। अब प्रश्न, कौन सी जनसंख्या है? 2001 की। अच्छा, ये सीमा का निर्धारण किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। कौन सा आधार रखा है? 2001 तक। और ये कब तक? 2026 तक यही रहेगा। और 2026 के बाद अगर कोई कहते हैं जनसंख्या होगी, तो आगे वाला जो परिसीमन होगा उसके आधार पर होगा। ठीक है जी, ये हो गया। स्वीप कार्यक्रम, स्वीप कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है? सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व सहभागिता। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा, यानी कि यह कार्यक्रम किस किस संदर्भ में है? यह कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता। किसके लिए? मतदाता जागरूकता हेतु। इस पर बहुत प्रश्न बनते हैं। आज मैं आपको चुनाव वाला, आपने वोट दिए है ना,
क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है, चुनाव पीठासीन अधिकारी होता हूं मैं चुनाव करवाने में, तो वो गेट में जाते हो पहला बैठा होता है वो कौन, पूरा यहां परफॉर्मा बना के आपको अच्छे से याद करवाऊंगा एक एक चीज, क्योंकि ये चीजें मेरी खुद की करवाई हुई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मतदाता जागरूकता हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया गया। सबसे पहले कहां चला था ये, झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, और अब हमने देखना कब हुई थी, 2009 में। तो राजस्थान में स्वीप कब चला, राजस्थान में कब चला, राजस्थान में कब चला जी स्वीप कार्यक्रम, 2013 में। अब तक कुल स्वीप कितने बन गए हैं, स्वीप 1, स्वीप 2 और स्वीप 3, मतलब अभी तक कुल कितने स्वीप कार्यक्रम मतदाता को जागरूक करने के लिए बनाए जा चुके हैं। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा, लोगों को व्यवस्थित तरीके से जागरूक करें, शिक्षित करें वोट के बारे में, कि आपको वोट का अधिकार जो है बहुत शानदार है, इससे देश का विकास तरक्की सब में आपका योगदान होता है। कुल मिलाकर 2009 से लेकर अब तक कितने स्वीप कार्यक्रम बनाए जा चुके हैं, 3 स्वीप कार्यक्रम बनाए जा चुके हैं। स्वीप कार्यक्रम किस लिए है, मतदाता जागरूकता है। तो स्वीप की फुल फॉर्म क्या है, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व सहभागिता। कब चला, 2009, कहां से, झारखंड से। राजस्थान में कब चला, 2013 में। बातें क्लियर, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई, अभी हमने पढ़ा था झारखंड से हुई, कब, 2009, राजस्थान में कब, 2013 में। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, मतदाता पंजीकरण व मतदान में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम कब चलाया गया। ये लीजिए, ये चलाया गया है स्वीप 1, ये स्वीप 2 और ये स्वीप 3। इस बात का ध्यान रखना, बुक्स में अपने दिया हुआ है ये मैटर एनसीईआरटी 2024-25 की किताबों में। तो पहला, अब मिलान करने में आ जाए, पहला स्वीप कार्यक्रम 2009 से 13 तक, दूसरा 2013 से 14, वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2015 से वर्तमान में चल रहा है स्वीप 3 कार्यक्रम। स्वीप ये क्या है, त्रिआयामी कार्यक्रम है। कौन सा है, त्रिआयामी, जिसमें लोगों को सबसे पहले सूचना देना है, लोगों को साधन उपलब्ध करवाने हैं, क्या प्रचार प्रसार करना है, ये सारे इसमें 3 जो पक्ष इसमें होते हैं। तो कब चलाया गया मतदाता पंजीकरण में मतदान में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु, 2009 से 13 स्वीप पहला चला था। चलिए, वर्तमान में कौन सा स्वीप कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमने पढ़ा 2015 से लेकर 2015 से वर्तमान तक कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है स्वीप 3। अच्छा, क्या है, चुनाव पर। अब स्वीप 3 का क्या उद्देश्य है, चुनाव प्रणाली को पाठ्यक्रम से जोड़ना, सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान महोत्सव को बढ़ावा देना। यानी कि स्वीप 3 2015 में जो चला उसमें क्या था, चुनाव प्रणाली को, चुनाव की क्या प्रक्रिया है, स्कूली एजुकेशन में उससे पाठ्यक्रम से इसको जोड़ देना, और क्या करना, सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान महोत्सव को बढ़ावा देना। तो सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करना मतदान महोत्सव के बारे में, एक मेला लगाना, किस तरह से वोटिंग होगी, और एक क्या है, एजुकेशन सिस्टम का इसको हिस्सा बना देना, सिलेबस में इसको शामिल कर देना। स्वीप 3 का यह उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा स्वीप कार्यक्रम की त्रिआयामी कार्यनीति में शामिल नहीं है। त्रिआयामी कार्यनीति है। स्वीप 3 को निर्वाचन आयोग ने एक फ्लैगशिप योजना के रूप में माना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब है कौन सा स्वीप कार्यक्रम की त्रिआयामी कार्यनीति में शामिल नहीं है, सूचना। सूचना में क्या होता है, लोगों को सूचित करना कि भाई इस तारीख को इतने बजे यहां पर ये प्रोग्राम, ये जो है वोट डाले जाएंगे, ये मोटिवेट करना, प्रेरित करना कि ज्यादा से ज्यादा आओ, लोगों को एग्जांपल देने कि एक वोट से अगर गलत आदमी जीत जाए तो फिर आपको पश्चाताप होगा, विकास नहीं होगा, ये नहीं, तो उनको मोटिवेट करना। फिर क्या है, सुविधाएं, साधन उपलब्ध करवाना, वहां के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, वोटिंग वाले दिन या जैसे करके भी, तो वो सुविधाजनक हो, ऐसा कुछ, जैसे बुजुर्गों के लिए और उनके लिए व्हीलचेयर और वो सारी चीजें जो भी आती हैं,
तो इस कार्यनीति में त्रिआयामी पक्ष में क्या चीजें शामिल है? सूचना शामिल है, सीखना शामिल, प्रेरणा शामिल है, सुविधा शामिल है, सीखना ये शब्द शामिल नहीं है। ये मेरे खुद के बनाए हुए प्रश्न है। सूचना, प्रेरणा, सुविधा, ये बात ध्यान रखना। त्रिआयामी कार्यक्रम में क्या शामिल है? सूचना, प्रेरणा और सुविधा। ये एक फ्लैगशिप योजना। चलिए, निम्न में से कौन सा स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? प्रश्न इनमें देख लो, पक्का ही आना है। इसमें एक फिक्स है, एक नंबर। कौन सा? चलिए कमेंट करके बताएं भाई। और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक ऑप्शन डलेगा। चलो आप बाद में बताता हूं, यहां पर ऑप्शन चेंज कर देंगे हम इसको। ये सभी वाला हट जाएगा और डी नंबर पे ऑप्शन डाल देता हूं, ए व बी दोनों। अब आप कमेंट करके बताओ कि इसका कौन सा उद्देश्य है। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ जी, हाँ आ रहे हैं कमेंट। ये दोनों ही है। अब आपने तो तुक्के लग गया होगा कि ये क्या होता है। ये होता है निष्पक्ष व नीतिपरक, निष्पक्ष व नीतिपरक चुनाव। सूचित करने का मतलब है सूचित, साफ सुथरा, अपने कहते हैं ना निष्पक्ष, क्लीन, सूचित। ठीक है, तो ये हो गया निष्पक्ष व नीतिपरक चुनाव। और इसका सूचित का मतलब होता है मतदाता जागरूकता हेतु तो उनको सूचना करना, ये सूचना से। तो स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सूचित मतदान और सूचित मतदान। ये इनकी टैगलाइन, ये इनका मुख्य उद्देश्य है, सूचित मतदान और सूचित। सूचित का मतलब होता है निष्पक्ष साफ सुथरा चुनाव, सूचित का मतलब होता है सूचना। तो ये दोनों चीजें उसमें शामिल है। 8 नंबर, मतदान केंद्र पर आ रही शिकायतों को दूर करने व समय समय पर मतदान प्रतिशत की जानकारी रखने का कार्य किसका होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं और आप लोग इसको नजरअंदाज कर देते हो। अगर इधर से प्रश्न आ गया तो फिर प्रश्न सही नहीं होता। एक बात आपने ध्यान रखना है, ये सारे के सारे इन पर प्रश्न बनता है। अगर जोन के बारे में आ जाती है, जोन शब्द आ गया कि उस जोन में कोई काम करना है तो जोनल मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? जोनल मजिस्ट्रेट होगा। अगर बात आ जाती है कि एक निश्चित क्षेत्र में पुलिस के साथ मिलकर एक अधिकारी होगा किसी भी डिपार्टमेंट का, वो अगर पुलिस दल के साथ मतदान केंद्र पर अगर वो व्यवस्था बनानी है तो वो काम करता है। पुलिस शब्द आ जाए तो एरिया की पुलिस, पूरे एरिया की पुलिस अपने को ढूंढ रही है, सेक्टर। और शब्द आ जाए शिकायत, तो शिकायत कौन? सेक्टर, सेक्टर। शिकायतों को दूर करने व समय समय पर मतदान प्रतिशत की जानकारी रखने, क्योंकि आगे सारों में प्रश्न है तो आप भूल जाओगे सेक्टर मजिस्ट्रेट। इनको समझाना, मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं कि ये वो होता है, ये इतना समय नहीं है। अगर शिकायत शब्द दिखेगी, शिकायतों को, केंद्र पर कोई शिकायत आ गई उसको दूर करने का काम, शिकायत को दूर करेगा सेक्टर। पूरे एरिया की पुलिस सब उनको ढूंढ रहे है। जोन शब्द आ जाए तो जोनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका ठीक उत्तर है शिकायत वाले का सेक्टर मजिस्ट्रेट। एक और है, निर्वाचकों का रजिस्ट्रेशन करने वाला अधिकारी कौन होता है? उपखंड अधिकारी होता है। यानी कि उपखंड अधिकारी का मतलब वो वाला आपका एसडीएम साहब, एसडीएम उपखंड अधिकारी, उनका निर्वाचकों का रजिस्ट्रेशन करने का काम ये करता है। और यहां पर ये लगेगा लग के, चलो पीडीएफ में सही होगा ये। चुनाव घोषणा से चुनाव समाप्ति तक संबंधित जोन में चुनाव प्रबंधन की समस्त जिम्मेदारी किसकी होती है? चलिए जल्दी 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 जल्दी, चुनाव घोषणा से चुनाव समाप्ति तक संबंध जोन में। शाबाश, उत्तर बताएं इसका। शाबाश भैया, उत्तर आने दो। भूल गए? ये सारा छोड़ दो, आप इस पे ध्यान दो। जोन शब्द आ गया, पूरे जोन में तो जोनल मजिस्ट्रेट, पूरे जोन में जोनल मजिस्ट्रेट।
ठीक है। और ये एसओ सेक्टर ऑफिसर होता है, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट है। ध्यान रखना, ये सेक्टर अधिकारी है, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट है। पूरे मतदान केंद्र पर जितनी शिकायतें आई हैं, शिकायतों को दूर करने वाला सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। और यहां लिखा हुआ है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सामान्यतः कलेक्टर को ही राज्य का मुख्य जो जिला क्या कह रहे हैं, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। और ये ना राज्य के नहीं, आप हाँ राज्य वाले का तो ये आ जाएगा, इसको काट दो एक बार, रुको। अपने जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है ना, जिला निर्वाचन अधिकारी किसको नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। ये यहां पर ये लाइन आनी थी, मिसप्रिंट हो गया। एक जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन कितने मतदान केंद्र होते हैं? जोन वाली बात आ गई, तो जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन कितने मतदान केंद्र होते हैं? 10 मतदान केंद्र होते हैं। चलिए अब आपको ना एक मतदान केंद्र है, यहां पर सीन बना देते हैं अपने मतदान केंद्र। पूरा आज क्लियर करेंगे, कितने दिन पहले प्रचार प्रसार और सारी बातें। मतदान केंद्र में हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ये दी जाती है कि आपको एक ऐसे कमरा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखें, ऐसे कमरा होगा, एक गेट यहां पर होगा, एक गेट यहां पर होगा, ठीक है। चलो, एक गेट यहां पर हो गया और एक गेट हो गया यहां पर, ठीक है। ये गेट है और एक गेट यहां पर है। आपने देखा होगा, आप चुनाव करवाने के लिए आते हैं, एक कुर्सी यहां पर लगी होती है, एक कुर्सी यहां पर लगी होती है, एक कुर्सी यहां पर लगी होती है और एक कुर्सी यहां पर लगी होती है। और इधर वो आपका कॉर्नर में बना होता है गत्ता लगाकर, जहां पर मशीन रखी होती है। देखो यहां पर जो बैठा होता है उसको कहते हैं PO1, इसको कहते हैं PO2 पोलिंग ऑफिसर, और इसको कहते हैं PO3। यहां पर इस जगह पर बीच में खड़ा होता है पीठासीन अधिकारी, ये मैं होता हूं। पूरे मेरे को पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है, पूरे मतदान केंद्र का मुखिया हेड, ठीक है जी, ठीक है। अब इनकी ड्यूटियां बताऊंगा। इनके पीछे ना यूं जैसे लास्ट में ऐसे करके एजेंट की कुर्सियां रखी होती है, जो पीछे बैठे होते हैं आपके गांव के ही लोग होते हैं, बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस का, कॉमरेड का, जिनका भी सबका पीछे एजेंट बैठे होते हैं। अब मतदान केंद्र वाला आया, वोटर आया वोट डालने के लिए, पहले वो इसके पास खड़ा होगा, वोटर आके पहले वाला क्या है आपने देखा होगा, वो मांगता है, वो क्या मांगता है, वो कहता है कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स दो, पर्ची दो, आधार कार्ड दो, ये देते हैं ना। इसका मतलब इसके पास क्या होता है, PO1। PO1 का मतलब हिंदी में लिखे प्रथम मतदाता अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, ठीक है जी। अब इसका काम पहला क्या है, इसके पास होती है मतदान की चिन्हित पत्रावली। क्या होती है, मतदान की चिन्हित पत्रावली, यानी कि वोटर लिस्ट होती है ना, हमें 3 दी जाती है। एक जो पूरी वेरीफाई, जिसपे चिन्ह लगे होते हैं, इतने वोट कटे, इतने डिलीट हुए, इतने बाहर चले गए और ये सब, वो इसमें दर्ज होता है। अब ये वो वोटर आएगा, वो दिखाएगा, उसमें लिखा होता है कि इनका ये वार्ड, ये वगैरह वगैरह, पर्ची होती है, पर्ची में लिखा होता है कि इतने नंबर क्रमांक पे है। अब वो PO1 उस पे प्रथम मतदान अधिकारी ऐसे बोलेगा कि हाँ भाई नाम बोलेगा और नंबर बोलेगा, फिर एजेंट वगैरह पीछे चेक करते हैं। PO2 के पास भी कॉपी होती है, एक कॉपी जो पीठासीन अधिकारी के पास होती है, ठीक है। यहां वाले फिर एजेंट बोलते हैं हाँ जी ठीक है जालन दो। अब ये चल के यहां पर आ गया PO2 को हम कहते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी। क्या कहते हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी। इसके पास क्या क्या होता है, एक तो होती है अमिट स्याही, अमिट स्याही, यानी कि आपने देखा, याद करो, PO1 पहले वाले के पास, दूसरे के पास आया तो दूसरा वाला उंगली पर इंक लगाता है। कौन सी उंगली पर, बाएं हाथ की तरजीह, दाएं नहीं बाएं। पहली मेरी ड्यूटी लगी थी ना, वो PO2 लगा दिया, प्रथम मतदान अधिकारी, लोकसभा चुनाव में। खाजू वाला तब मेरी पोस्टिंग थी, तो बीकानेर डूंगरपुर वाले, जो डूंगरगढ़ वाले चुनाव में मैं गया था, तो वो पहला मतदाता आया। भूलवंश जो है ना, मैंने लगा देनी थी इधर वाले पे, इधर वाले पे, यहां वाले पे, फिर लगाई किस पे, इस पे लगाई थी मैंने।
तो ये बाएं हाथ की शाही किस पे लगती है, लेफ्ट साइड की, लेफ्ट हैंड की ये तर्जनी पर, इस पर इंक लगाते हैं आपके लगी होगी। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, चीजें भूलो। वो पूछेगा अमिट शाही का अधिकारी कौन, भार साधक कौन होता है, द्वितीय। चिन्हित पत्रावली किसके पास होती है, इसके। अब एक बोर्ड ने पिछली बार प्रश्न पूछा कि मतदाता रजिस्टर का मुखिया कौन होता है। भाई अब समझ नहीं आया बोर्ड ने कैसे मान लिया, मतदाता रजिस्टर को उन्होंने इसका माना, प्रथम मतदान अधिकारी को, इसको। अब इसका नाम होता है 17 क्या है, 17 गया, 17 नंबर लगा होता है कॉलम रजिस्टर पे, और वास्तव में वो PO2 के पास होता है भाई। अब इन्होंने पता नहीं मतदाता रजिस्टर का प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी को कैसे माना, क्यों माना, अब राम जाने। हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हम काम करते हैं, हमारे तो मतदाता रजिस्टर पता है कौन सा होता है, इसने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई करेगा ये, वो बंदा आएगा यहां पर, ये पर्ची देगा, एक पर्ची बनाकर पतली सी, उस पर वो सारा लिख के, और इधर वाला क्या करेगा, वो पर्ची पे देखा इतने नंबर लिखाएगा, और वो रजिस्टर पर जिस पर आप साइन या अंगूठा लगाते हो उसको मतदाता रजिस्टर कहते हैं। वो आपने भी देखा होगा PO2 मतदान अधिकारी 2 के पास होता है। अब इन्होंने इसको ये उत्तर माना, उत्तर कुंजियों में तो ये लिखा रखा है भाई, मेरे समझ से बाहर है। फिर भी मैं अगर ये प्रश्न रिपीट होता है तो अपने क्या करना है, बोर्ड की साइट पर देख लेंगे, अंतिम उत्तर कुंजी में 2021 में प्रश्न आया था, उन्होंने ये माना था भाई। ठीक है, अब तीसरे मतदान, हर मतदान अधिकारी की एक एक बात मुख्य याद रखनी है हमें। चिन्हित पत्रावली प्रथम के पास, अमिट शाही इसके पास। अब वो बंदा आया, इसने निशान लगा के दे दिया, अब वो बंदा जाएगा 3 नंबर के पास। यहां पर जो पड़ी होती है 3 नंबर वाले के पास, जिस पर वो बटन दबाता है उसको कहते हैं CU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये पड़ी होती है भाई। अब ये वो पर्ची पकड़ेगा और उस पर लगाएगा और उसको कहेगा जाके वोट दो, CU। तो यहां प्रश्न आता है, यहां लिख देता हूं PO3 यानी कि तृतीय मतदान अधिकारी। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, CU का मुखिया, मतलब कंट्रोल यूनिट का, वीवीपैट की कंट्रोल यूनिट का मुखिया कौन होता है, CU का मुखिया कौन होता है, वो होता है PO3। और यहां पर आपको पता है इसके अंदर जहां आप वोट डालते हो, वहां अंदर जिस पे आप बटन दबाते हो ना, जिस पे नाम लिखे होते हैं, मतदाता पत्र लगा होता है कि ये फूल का निशान ये बंदा हो, उसका नाम होता है BU, बैलेट यूनिट। 6 से 12 में उसका कहीं जिक्र नहीं किया, अपने को नहीं पढ़ना। दूसरी यहां पर होती है वीवीपैट, VVPT लिख देता हूं मैं, वीवीपैट होती है। वीवीपैट 2013 में शुरू की गई है ये चुनाव में। ठीक है, 2013 में शुरू की गई है। वीवीपैट कौन सी मशीन होती है, जो कि पर्ची निकलते हुए, वो बॉक्सा सा पर्ची निकलते हुए आप देखते हो, वो 2013 से चुनाव में इसको शुरू किया। ये पूरा का पूरा इस तरह से मतदान वाला वो प्रक्रिया होती है। तो कुल कितने होते हैं सामान्यतः, अगर इससे आपने वीवीपैट से, इनसे अगर आपने चुनाव करवाना है इसके माध्यम से, ये मॉडर्न तरीके से, तो कितने लोग होते हैं एक टीम में, अब आपको ये देखना है। मतदान के अंदर पर कितने लोग होते हैं, सामान्यतः 4 होते हैं। उसमें क्या है, एक पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारी होते हैं, 1 2 3, याद रह जाएंगे ना। और सरपंची वाले चुनाव में अब तो यहां पर भी बैलेट पेपर वाला, और वो सॉरी ये मशीनों से वोटिंग होने लगी, कंट्रोल यूनिट से। और पहले अगर इनसे वोटिंग नहीं होती थी तो वहां पर क्या होते थे, 5 होते थे, यानी कि एक पीठासीन अधिकारी और 4 दूसरे होते थे, क्योंकि मशीन का काम फिर एक आदमी को करना पड़ता था। तो सामान्य अगर पूछा जाए मशीन वाला, मैं बता दूंगा उसकी सहायता से हो, तो 4 होते हैं, 1 + 3। बात समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई भी, शाबाश बताइए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इसका वो कौन गठन करता है, राज्यपाल करता है क्या। और फिर आ जाता है इसमें सदस्य कितने हैं भाई, राजस्थान राज्य वाले में कितने हैं, 1 सदस्य है। गठन कब होता है, गठन होता है 1994 में। कब होता है, 1994। यहां लिखा हुआ है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन हुआ था, तो मतलब 73वां 74वां संविधान संशोधन 1994 द्वारा। और हमारा पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो आपको यह भी आ सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत, 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत। कब, 1994 में किया गया। क्लियर बात, ठीक है।
राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है? अभी हमने पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग कितना है, 1 सदस्य है। भारतीय चुनाव आयोग कितने सदस्य है? भाई भारतीय चुनाव आयोग वाले वो, और उसमें कौन होता है, जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्य जो है इनको नियुक्त कौन करता है? भाई इनको करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अभी हमने पढ़ा, अगर राज्य शब्द लिखा आ जाता तो राज्यपाल, और राज्यपाल नहीं है तो इसका मतलब कौन है? राष्ट्रपति है। हाँ जी, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनावों के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण का अधिकार है? 342, 352, 124, 324। 124 क्या है भाई? सर्वोच्च न्यायालय वाले क्या? 352 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 42 का पता नहीं, इसका ठीक उत्तर है 324। 324 अनुच्छेद रट लेना है, 324। चलिए प्रश्न संख्या 16, चुनाव प्रचार को मतदान से कितने घंटे पहले बंद किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताएं भाई कितने घंटे पहले बंद किया जाता है। शाबाश प्यारे प्यारे बच्चों, शाबाश। हाँ जी, कितने घंटे है? इसका ठीक उत्तर है 48 घंटे। कितने घंटे है? 48 घंटे पहले उसको बंद किया जाता है। 17 नंबर, ईवीएम द्वारा मतदान होने की स्थिति में, ईवीएम क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के अगर मशीनों के माध्यम से चुनाव होता है तो सामान्यतः कितने होते हैं? ये भाई मिस्टेक हो गई है, यहां पर है 4, 1 + 3। पक्का ये याद कर लेना, आपको जो पीडीएफ भेजी जाएगी 1 + 3। एक पीठासीन अधिकारी मैंने आपको दिखाया हुआ था इधर वाला, और 2 लोग पहले बैठे होते हैं और 1 इधर, तो 3 + 1 होता है अगर ईवीएम के माध्यम से। अगर ईवीएम शब्द ना आए मतदान केंद्र पर कितने लोग हैं, तो फिर हो जाते हैं 5 + 1, क्योंकि वहां फिर वोटिंग मशीन नहीं है, क्योंकि 6ठी 7वीं की बुक में दिया हुआ है। आपको यह याद रखना है, उसमें तो एग्जामिनर क्या जाएगा? 4, 1 + 3 लोग होते हैं। अच्छा, ये स्थिति कब होती है? ये वाली 6 वाली स्थिति होती है। ये वाला उत्तर, इसका तो ठीक उत्तर ये है, ये स्थिति होती है जब लोकसभा प्लस विधानसभा चुनाव एक साथ हो। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, जैसे वार्ड पंच सरपंच दोनों के फिर एक साथ ही चुनाव ले लिए जाते हैं, मान लो ना, तो वो वाली स्थिति में तब कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। पीठासीन अधिकारी तो होता ही होता है, और यहां 2 लोग बढ़ जाएंगे। कारण क्या है? अब आप देखो, 2 लोग वो बढ़ेंगे PO1 PO2, क्योंकि वो फिर जो बटन दबाने वाली मशीन होती है वहां तो फिर एक ही व्यक्ति होता है बैठा हुआ, तो 5 हो जाएंगे यहां। 5 + 1 यहां मैंने दिया हुआ है। अगर सामान्य मतदान में पूछा जाता तो 1 + 4 यानी कि 5, और ईवीएम से मतदान में पूछा जाता तो 1 + 3 मशीनों के द्वारा मतदान से। आ जाओ, अमिट स्याही लगाने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। स्याही लगेगी कहां? स्याही लगेगी कहां लगेगी? बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर। यह कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। मतदान दल की नियुक्ति कौन करता है? कौन नियुक्त? जिला निर्वाचन अधिकारी। यह अक्सर किसको बनाया जाता है? कलेक्टर को बनाया जाता है। चलिए, चुनाव, ये 6ठी की बुक का कुछ सार रह गया था। चुनाव प्रसार का समय मतदान से 2 सप्ताह पूर्व। इंपॉर्टेंट है कि चुनाव में प्रचार प्रसार का समय कितना दिया जाता है? मतदान जिस तारीख को है उससे 2 सप्ताह पूर्व आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। और मतदान वाले दिन से कितने घंटे, मतदान से कितने घंटे पूर्व? 48 घंटे पूर्व तक आपको वो बंद
करना होता है। ईवीएम की जांच तो ये तो कुछ है नहीं। ईवीएम, नोटा, वीवीपैट, इसकी अगर बात करते हैं तो अब आपने प्रचार का ध्यान रखना है। जैसे ही चुनाव तिथि घोषित हुई उससे 2 सप्ताह पहले आप जो अपनी पार्टियां हैं चुनाव प्रसार कर सकती है, पर जिस समय चुनाव होना है उससे 48 घंटे पूर्व आपको वो बंद करना पड़ेगा। फिर शब्द आता है ईवीएम। ईवीएम का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, नन वाला, कि ये मुझे पसंद नहीं है तो किसी को भी वोट तो, ये नोटा होता है। वीवीपैट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। वीवीपैट 2013 से शुरू की है। ईवीएम कब से शुरू हुई है चुनावों में? 2004 से। ईवीएम कब से शुरू हुई है? 2004 से शुरू हुई है भाई। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एग्जामिनर को यह पूछना चाहिए भाई, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपीएटी की फुल फॉर्म क्या है? वीवीपीएटी, जिससे ये है कौन सी पर्ची निकलती है ना, जिससे पर्ची निकलती है, ऐसे आप देखते हो मैंने इसको वोट डाली, ये वोट आ गई। तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। इंक बाएं हाथ की तर्जनी पर। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम लिखने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतपत्र कौन सा होता है? पहले मतपत्रों से चुनाव होता था, आज भी हमारी कर्मचारियों की वोटिंग मतपत्र से होती है। और वो जो आपकी बीयू होती है जिसपे आप जाके बटन दबाते हो, उसके अंदर भी क्या है, मतपत्र डला होता है कि उसमें जो है जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका नाम, पार्टी का नाम और वो लिखा होता है। वो मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम कौन लिखता है उस पर? ये रिटर्निंग ऑफिसर, शॉर्ट में कहे आरओ साहब। हमारे से ऊपर वाले जो प्रिंसिपल महोदय जो हैं, जैसे उनको आरओ बना दिया जाता है अक्सर, रिटर्निंग ऑफिसर। मतदाता सूची में नाम जोड़ना, और ये काम कौन करता है? संशोधन। कलेक्टर ऑफिसर नहीं है ये होता है बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर। अब आप इससे अगर नहीं समझे तो अब आप समझोगे। मतलब ये कौन है? बीएलओ। बीएलओ बोलते हो ना भाई, मान लो वोट में नाम जुड़ाना, गुरुजी हर बार गांव में सर्वे करते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर को बीएलओ बना दिया जाता है। तो सूची में नाम जोड़ना और संशोधन वगैरह ये सारा काम कौन करता है? बीएलओ। बीएलओ की फुल फॉर्म है बूथ लेवल ऑफिसर। ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपीएट की वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। पेपर यानी कि पर्ची निकलती है, ट्रायल वाली वो। स्वीप संबंधित है भाई, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, 2022 में पूछा हुआ, ठीक है। फिर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? कौन सा था भाई ये कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था क्या? 61वां संविधान संशोधन। चलो अब ये कमेंट करके आप बताएं 61वां संविधान संशोधन हुआ कब? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं। 25 मार्च, 25 सितंबर, 25 नवंबर या 25 जनवरी? कब मनाया जाता है भाई? बताएं जल्दी जल्दी। ये है 25 जनवरी। क्या है? 25 जनवरी। तो अभी एक आध दिन पहली बात तो मिस नहीं होगी क्लास, और कल से कल हो सकता है। सिमरन सर की 2-3 दिन हो गए भाई क्लास नहीं आती। कारण क्या है? प्रैक्टिस सेट बनाने में सिमरन सर बिजी हुए पड़े हैं। और 2 दिन आज का दिन है, आज हम उसको फिनिश कर लेंगे, और कल का दिन हो सकता है सुबह वो वीडियो ना डालें, उसके बाद उनकी कंटिन्यू वीडियो आएगी। और मेरे को अगर एक आधा दिन मिस होती है तो इसका मतलब अपन कोई बड़ा काम करेगा। कैसे? कि शिक्षण वीडियो की और उन वीडियो का मैं पूरा मैटर तैयार करूंगा, अच्छे से उनको पढ़ के समझ के इजी वे में बना के, ताकि आपके प्रश्न सही हो। तो फिर आपको मैराथन क्लासें वगैरह, मैं छुट्टी ले लूंगा मैराथन क्लासेज वगैरह के लिए, या कैसे भी करके। भारत में मतदान केंद्र के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन? ये वो प्रश्न है भाई, ये वो प्रश्न है। पहले आपने एंट्री की, उसका काम होता है, उसके बाद चिन्हित पत्रावली होती है, वोटर लिस्ट। चिन्हित पत्रावली का मतलब वोटर लिस्ट। आप आए तो वो देखता है और कह देता है, पर्ची बना के दे देता है। आगे आप जाते हो, जिस पर आपके साइन होते हैं, 17 नंबर रजिस्टर होता है वो,
ठीक है, उसको मतदाता रजिस्टर कहते हैं। अब इन्होंने उत्तर ये माना है, मुझे समझ से बाहर है ये भी, कैसे माना है भगवान जाने। गूगल भी इसको प्रथम मतदान अधिकारी, हमने प्रैक्टिकली, हमें ट्रेनिंग दी गई है, प्रैक्टिकली तो हमें ये बताया जाता है भाई, भगवान जाने। एक बार के लिए जो माना गया उसको ही रखेंगे हम, फिर और चेक कर लिया जाएगा, क्या पता लास्ट में बोर्ड ने इसको डिलीट किया या कुछ किया, क्या किया क्या नहीं किया। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की भी बताओ। राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त कितने सदस्य है? एक सदस्य। कितने सदस्य है? एक सदस्य। और जो है केंद्र चुनाव आयुक्त कितने सदस्य है? केंद्र चुनाव वाला, सॉरी केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कितने सदस्य है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? ये इसमें होते हैं 3 सदस्य। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है जी इनकी राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बात आई कि राज्य वाला, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग में कितने होते हैं? 1 सदस्य। ठीक है जी। और ये नियुक्त कौन करेगा? राज्य वाली बात है तो राज्यपाल, और राष्ट्र वाली बात है तो राष्ट्रपति। इस बात का ध्यान रखना है। और एक अनुच्छेद याद रखना है 324 के तहत पूरा का पूरा वो जो चुनाव करवाए जाते हैं। एक अनुच्छेद आपको बताया था 82 वाला अनुच्छेद याद रखना है। पूरी प्रक्रिया जो आपको समझाई हुई है पोलिंग बूथ वाली, वो तीनों में से पूछा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन है? कंट्रोल यूनिट किसके पास है? सीयू कंट्रोल यूनिट, जिसमें वो बटन दबाता है। फिर वो जो वाली बीप वाली और वो वाली आवाज आती है ना, वो वीवीपैट से आती है, जहां से पर्ची निकलती है वो वीवीपैट से बीप वाली टू वाली आवाज आती है। यहां से सीयू से बैलेट इशू होता है, ये बटन दबाएगा इसका मतलब आगे बैलेट इशू हो गया, अब आप वोट डाल सकते हो। तो वो काम करता है PO3, तृतीय मतदान अधिकारी। इस तरह से आपको याद रखना है। और कल एक और शानदार जानदार क्लास के साथ आपको मिलेंगे। और अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए, जा कहां रहे हो? मुझे लगा खत्म हो गए भाई। ये प्रश्न भाई रीट के लिए काम का नहीं है, रीट के लिए काम का नहीं है क्योंकि उन बुक से थोड़ा बाहर चला गया है, लेकिन मेंस में आया है, उन बुक से बाहर चला गया है। इसका उत्तर है 14 है कि कितने मतदान राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में। और अब कितने हैं भाई? अब बताओ वर्तमान में राष्ट्रीय दल, कमेंट करके बताएं वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं? राष्ट्रीय दल कितने हैं? ये आपने उत्तर देना है वीडियो खत्म होने के बाद। उधर वाले में आप, अच्छा आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? ठीक है, कमेंट आपका उधर लाइव वाले में नहीं, उधर वाले में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।